तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेली बैठक आणि त्यांचा जो किस्सा आहे तो ऐकला होता आणि कसं डोळ्यात डोळे घालून त्यांनी मोदींना सुद्धा ठणकावलं होतं की प्रत्येक घटकाची जी है ती काळजी घेणं गरजेचं आहे. परंतु योगी सोबत भेटल्यानंतर काय झालं ते आपण जाणून घ्या. योगी के साथ जब आप मिले तो क्या हुआ था, मतलब कि योगी से भी मिले, उन्होंने भी वक्त दिया क्या जैसे मोदी जी ने दिया? नहीं, हम बेटे के साथ गए थे तो एक प्रॉब्लम थी, एक उसी के लिए हम गए. लेकिन ये है कि बिल्कुल उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया. मैंने भी, वो किसी का शेर है किसी उस्ताद का कि जो तमन्ना दिल में थी वो दिल में घुट कर रह गई, उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं. तो मैंने उनको किताब दी, मैंने कहा मैं किताब देने आया था. नाश्ते में चला आया बस. अच्छा, ये डिफरेंस है दोनों नेता की. मोदी जी जो है वो आपको कभी भी मिल सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं, और योगी यहाँ पे नजदीक लखनऊ में है, कुछ कदम पे है. नहीं, मुझे ये देखिए, योगी साहब ने भी टाइम तो फौरन ही दे दिया था. अच्छा, लेकिन जो एक रिस्पांस होता है, तो मेरी जो जाहिर सी बात है कि अगर वो योगी साहब अगर पढ़ते लिखते होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि मैंने 20-22 किताबें लिखी हैं. मेरी सिर्फ माँ किताब 15 लाख से ज़्यादा बिकी है. लोग मुझे तो मोहब्बत इसीलिए करते हैं कि मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ. लेकिन जिस तरह उन्हें मिलना चाहिए तो उन्होंने, जैसे हम कोई जाता है कोई फाइल लेकर के कोई साइन कराने के लिए, तो जाहिर मेरा ये मकसद ही नहीं था. मैंने सोचा कि इनसे कहना ही बेकार है तो मैंने नहीं कहा. लेकिन मोदी साहब में और योगी साहब में बहुत फर्क है. जाहिर सी बात है कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने दुनिया देखी है, उनका कोई मठ नहीं था. हाँ, उन्होंने आरएसएस की शाखा भी देखी होगी, और हमारी दोस्ती तो आरएसएस वालों से भी थी. सर तरुण विजय हमारे दोस्त, तो हम तो 20 बार हम वहाँ जो दिल्ली में जो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ हम जाते थे. तो वहाँ हमारी तरुण विजय से इतनी दोस्ती थी कि हमने रोज़ा खोला है, वहाँ हमने नमाज पढ़ी है रोज़े के ज़माने में. तो जाहिर सी बात है कि इश्क और मोहब्बत जो होती है वो इसी का नाम है कि हम शायर हैं, हमारा काम ही ये है लोगों तक मोहब्बत पहुंचाना. जाहिर सी बात है अगर मोदी साहब मुझसे मोहब्बत से पेश आए तो जो दिल का दर्द था वो मैंने उनसे कह दिया. अब वो उसको सोचें न सोचें, उस पर अमल करें न करें, ये उनकी मर्जी है. लेकिन जो गम था मैंने बयान कर दिया. लेकिन योगी साहब से जो मुलाकात हुई तो ऐसी, क्योंकि मेरा कोई सियासी काम नहीं है ना. जब मैंने मोदी साहब के पास बैठते ही मैंने ये कह दिया कि ये लोकसभा और राज्यसभा की कुर्सियां मेरी शख्सियत से बहुत छोटी हैं. तो इसका मतलब है कि इस 70 बरस की उम्र में मेरी इसकी दिलचस्पी तो कोई सियासत में नहीं है. लेकिन बजाय इसके कि योगी जी की हुकूमत में मुझे कोई ऐसी इज्जत मिलती, इज्जत तो मिली नहीं, लेकिन मेरे ऊपर कई मुकदमे हुए. मेरे ऊपर हर तरह का, एक मेरे बेटे के खिलाफ FIR थी, उसके सिलसिले में जिस तरह से पुलिस यहाँ पर आई, जिस तरह से बिल्कुल मुझे एक माफिया या गुंडा बना दिया. तो मेरी जो 70 साल की तपस्या थी वो उन्होंने भंग कर दी. तो 70 साल बहुत होते हैं. और कई केसेस मेरे यहाँ हजरतगंज में सब जगह FIR मेरे खिलाफ हुई. तो मेरा ख्याल है कि मैंने ज़िंदगी में कभी मेरे खिलाफ कोई FIR की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं कोई ऐसा काम ही नहीं किया था. तो मुझे दुख भी हुआ. इसी दुख की वजह से मैंने ये बात कही थी कि अगर योगी जी अगर दूसरी बार भी अगर वो वापस लौटते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो हम उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे. इसमें हमारा दुख था, इसमें कोई हमारा चैलेंज या आक्रोश नहीं था. जाहिर सी बात है जिस शख्स के बाप ने पूरे खानदान के चले जाने के बाद भी हिंदुस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया हो, और मेरी दादी से यानी अपनी माँ से मेरे बाप ने कह दिया हो कि अगर कोई काम नहीं होगा हिंदुस्तान में तो जो पुरखों की कब्रें हैं यहाँ रायबरेली की मिट्टी में सो रहे हैं पुरखे हमारे, उन कब्रों पर झाड़ू देंगे और यहीं रहेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे. अगर उस शख्स का बेटा अगर इस 70 बरस की उम्र में अगर ये कहे कि हम उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे या रायबरेली हमको छोड़ना पड़ेगा,
तो ये पलायन नहीं है, ये आत्महत्या है। और जाहिर सी बात है कि अगर 70 वर्ष की उम्र में अगर कोई शख्स आत्महत्या करने जा रहा हो तो ये अफसोस की बात है। तो सताया गया होगा, वो परेशान हुआ होगा। तभी हम शायर हैं, हम जानते हैं कि हमारा दिल जो है वो बहुत नाजुक और कमज़ोर होता है, जैसे शायर और कवियों के होते हैं। तो मुझे तकलीफ़ हुई इसलिए कि हमने कभी कोई सियासत हमारी घुट्टी में नहीं थी। मैंने जब अवार्ड वापस किया था उसी दिन मैंने एक एंकर है संबित पात्रा, उससे मैंने ये कहा था कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, सत्ता मेरे शहर की नालियों से बह के दिल्ली पहुंचती है। अगर मैं भिक्षा पात्र लेके खड़ा हो गया होता तब भी वजीर हो गया होता। तो मेरी सियासत से मेरी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही है। मैं शायर हूँ, शायर की हैसियत से जिंदा रहना चाहता हूँ, शायर की हैसियत से और एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह मरना चाहता हूँ। मेरी यही गुजारिश है, चाहे वो मेरे दोस्त हों चाहे दुश्मन हों, कि मुझे इज्जत के साथ मुझे मरने दीजिए। मेरा एक शेर है कि एक बार फिर से मिट्टी की सूरत मुझे करो, एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। और तुमने तो खुद कहानी को रंगीन कर दिया, पानी ने कब कहा था कि शरबत करो मुझे। मेरी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। और 70 बरस की उम्र में जब कब्र की मिट्टी किसी का इंतजार कर रही हो तो वो सियासत की तरफ कैसे जा सकता है। आप जैसे शहर की ज़रूरत है देश में, लेकिन फिर भी मुझे पूछना है कि अब लखनऊ में आप हो, लखनऊ में सत्ता है, लखनऊ में सब है, दिल लगता है लखनऊ में? नहीं, लखनऊ मेरी पसंद का कभी नहीं रहा। इससे मोहब्बत इसलिए है कि हमारे उस्ताद यहाँ के थे, बस, और कुछ नहीं। बाकी रायबरेली मुझे अच्छा लगता था, अच्छा लगता है अभी भी। मेरी मिट्टी वहीं की मिट्टी से बनी हुई है। रायबरेली मुझे अच्छा लगता है। लखनऊ में तो इसलिए कि हमारी चूंकि बच्चियां यहीं उनकी शादी हुई तो हमारी बीवी को अच्छा लगता है लखनऊ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। वरना यह है कि लखनऊ से जो हमारा रिश्ता है, वो पिछले दिनों मैं इलाहाबाद गया था तो मुझसे किसी मीडिया वाले ने पूछा था कि आप अब लखनऊ में रहते हैं। मैंने कहा नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जिस कमरे में मैं रहता हूँ इत्तेफाक से लखनऊ में है, इतना ही मेरा उससे रिश्ता है। न मैं कहीं जाता हूँ न कहीं आता हूँ, जो लिखना लिखाना यही है। अब उम्र के आखिरी हिस्से में मेरी पहली किताब आई थी, वो मेरी जीवनी यानी ऑटोबायोग्राफी, मीर आके लौट गया। अच्छा। हाँ, तो वो हमारा एक शेर है, न होंगे हम तो हमारे ही तस्करे होंगे, न होंगे हम तो हमारे ही तस्करे होंगे, कहेंगे लोग कि फिर मीर आके लौट गया। तो वहीं से हमने उसका शीर्षक उठाया, मीर आके लौट गया। अच्छा। तो करीब 650 पेज की वाणी प्रकाशन ने छापी किताब। उसका दूसरा हिस्सा जो है वो मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, एक किताब और पाइपलाइन में है। तो देखिए उम्र कितना साथ देती है, जिंदगी कितनी वफा करती है, हालात कितना मौका देते हैं। तो अगर इतना होगा तो ये कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन और एक अलग सा सवाल मुझे पूछना है, आप तो राजनीति के ऊपर बहुत ही कटाक्ष करते हो या फिर हर चीज़ के ऊपर जो जो दिखती है। अब आपकी बेटी जो है वो भी राजनीति में आई है, वो भी चुनाव लड़ रही है। देखिए ऐसा है, किस तरह से देखते हैं हिंदुस्तानी समाज में, आप भी जानते होंगे कि बेटी की जिम्मेदारी उसी वक्त बाप की होती है जब तक वो पराया धन नहीं होती है। लेकिन हम बेटी को पालते ही हैं यही कह के हिंदुस्तान में कि ये पराया धन है। तो जब लड़की हमारी दहलीज पार करके दूसरे के घर में चली जाती है तो उस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। जो उसका पति चाहे, जो वो चाहे, तो वो सियासत में जाए, किसी में जाए, उसमें हमारी तो कोई दिलचस्पी नहीं। ना हमारा कोई मशवरा है, ना हम इस काबिल हैं कि मशवरा दे सकें। सियासत तो खुद मुझे नहीं आती है, सियासत से मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो न कभी दिलचस्पी रही मेरी। ये है कि हाँ, ये शौक रहा कि ये देखें कि सियासत में क्या क्या हो रहा है, लेकिन इससे आगे की मेरी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। सियासत के ऊपर आपके बहुत से शेर हैं। नहीं, आखिर में हमने ये भी कह दिया कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता।
रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। या हमने शेर कहा कि ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। यह एक शेर है कि सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। ये बहुत बढ़िया शेर था कि छते भी हिंदू मुसलमान निकले। मुझे उसी से एक पूछना है कि अभी जो एक इशू आ रहा है हिजाब के बारे में, बहुत उछला जा रहा है चुनाव में वो इशू। असल में देखिए, जिस तरह आप ये देखते हैं ना कि गिफ्ट दिया जाता है लोगों को, कि पैसे से, रुपए से, सिक्के से मदद की जाती है, गिफ्ट दिया जाता है, तो उसी तरह नफरत भी गिफ्ट में दी जाती है। तो जैसे कर्नाटक सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव के मौके पर उसको कुछ गिफ्ट करना था, तो उसने एक नफरत गिफ्ट कर दी। अच्छा। कि लो, इससे तुम्हें फायदा हो जाएगा। उत्तराखंड ने एक धर्म संसद लगा करके एक नफरत प्रेजेंट किया, इससे तुम्हें फायदा होगा इलेक्शन में। छत्तीसगढ़ से एक धर्म संसद का एक पैकेज आया कि ये लो, इससे नफरत मिलेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो नफरतें हैं, ये मुल्क को, हमें दुख इस बात का होता है, बहुत मैं माफी के साथ अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ इस बात का खौफ मुझे सोने भी नहीं देता है अक्सर कि मैंने पूरा पूरा हिंदुस्तान नहीं देखा, क्योंकि मेरी पैदाइश सन 52 की थी। उस वक्त तक जो भी होना होगा सब हो गया होगा। और दुख यही होता है, खौफ यही होता है कि मेरी जो आने वाली नस्लें हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पता नहीं कैसा हिंदुस्तान देखेंगे। क्या वो जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या जिसको हम लेकिन मेरा ही शेर है कि कहते हैं ये देश हमारा सोने की एक चिड़िया है, लेकिन इसे वो क्यों माने जिसे भूखा सोना पड़ता है। अच्छा। तो इस देश के जो मालिक हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनको यही सोचना चाहिए कि जो शान से हम कहते हैं कि हम 135 करोड़ हैं, तो ये भी साथ में कहें कि हम 135 करोड़ खाते पीते हिंदुस्तानी हैं। अगर 135 करोड़ में अगर 20 करोड़ 25 करोड़ अगर भूखे सो रहे हों, या जिनको इलाज न मिल रहा हो, जिनको दवा न मिल रही हो, जो परेशान हो, तो फिर कहाँ खुशहाली है। हिंदुस्तान में लोग इसीलिए आते थे कि हिंदुस्तान खुशहाली की जगह है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें भी वही हिंदुस्तान देखें। नफरत जो है वो सिर्फ अब सियासत तक नहीं रह गई है। हिजाब से नफरत जो है वो स्कूल में गई है, वो एजुकेशन सिस्टम में गई है। ये बहुत ही खराब बात होगी कि स्कूल में बच्चों को एक वेपन की तरह प्रेजेंट करना आगे। देखिए, ये सोचना तो उन लोगों का काम है जो हुकूमत में है। वो सिर्फ स्कूल क्या, जब वो इतिहास को ही बदलना चाह रहे हैं, तो स्कूल की क्या हैसियत रह गई। तो अब फिर जाहिर सी बात है कि अगर ये बुर्का है या पर्दा है या कुछ है, तो ये जाती पसंद है किसी की। इसके लिए मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप यूं समझ लें कि ये जो हिजाब है ये रेनकोट है। अच्छा। जैसे रेनकोट आप उतरवा नहीं सकते हैं, बारिश अगर हो रही है तो रेनकोट पहनना जरूरी होता है। दुनिया की कोई ताकत, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर इसको मना नहीं कर सकता कि आप रेनकोट ना पहने। तो इस जमाने में जब हिंदुस्तान में लड़की एक मसला है, खौफ है, कब किसका रेप हो जाए, कब किसकी हत्या हो जाए, कब कौन उठा ली जाए, कब किसका अगवा हो, कब कोई किडनैप कर लिया जाए, तो अगर कोई भी लड़की हो, अगर वो ऐसा लिबास पहनती है जो रेनकोट जैसा हो, तो उसमें बुराई क्या है। कोई भी पहन सकता है, कोई बुरी बात तो नहीं है। हिजाब कोई बुर्का नहीं है। फिर जाहिर सी बात है कि स्कूल के अंदर तो वो नहीं पहनती हैं लड़कियां ना, लेकिन ये है कि इसका मतलब है
फिर जैसे मस्जिद और मंदिर सब बढ़ गए, उसी तरह अभी स्कूल भी बढ़ जाए। ये मुसलमान का स्कूल हो जाएगा, ये हिंदू का, ये दलित का, ये बैकवर्ड का। अब क्या चाह रहे हैं, कितनी तकसीम करवाएंगे इस मुल्क की? बहुत हो गई है। अब क्या क्या करना चाहते हैं, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारे साहित्यकार भी सब चुप हैं, उनको बोलना चाहिए। हमारे कवि भी खामोश हैं, चुप हैं। हमारे पत्रकार, हमारे सहाफ़ी भी डर गए हैं। उनका कलम जो हमेशा सच लिखता रहा, सच उगलता रहा, वो सब चुप हैं। कब तक चुप रहेंगे? कब तक ये तमाशा देखेंगे? सबको बोलना चाहिए, एक साथ बोलना चाहिए, एक दिन बोलना चाहिए, एक वक्त बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री भी यहाँ के बोल रहे हैं कि अब्बाजान, भाईजान, फिर यहाँ के गर्मी जो है शिमला बना देंगे। ये स्टेटमेंट नहीं, असल में हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। उनको लखनऊ की तहजीब आई नहीं, फिर वो गोरखपुर चले गए, एक मठ में कैद हो गए। मठ का इतिहास भी उन्होंने नहीं पढ़ा कि मठ में जो योगी हुए हैं वो मुसलमान तक हुए। अच्छा। गोरखपुर के मठ के योगी मुसलमान भी हुए। अच्छा। और मठ की जो जमीन है वो आसिफुद्दौला ने बाबा गोरखनाथ की नेकियां, बाबा गोरखनाथ की मोहब्बतों के हवाले किया था। वो जमीन नवाब आसिफुद्दौला ने वो जमीन बाबा गोरखनाथ को तोहफे में पेश की थी कि आप यहाँ मठ बनाइए और मोहब्बत फैलाइए। न बाबा गोरखनाथ को मालूम रहा होगा, न आसिफुद्दौला को मालूम रहा होगा कि इस मठ से एक शख्स उठेगा और वो पूरे हिंदुस्तान में नफरत की आग लगाने की कोशिश करेगा। खुदा इस मुल्क को महफूज रखे। ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। अगर दूसरी बार योगी आते हैं तो क्या होगा कि और चीजें बढ़ जाएंगी? आएंगे ही नहीं। अच्छा। नहीं आएंगे। भाजपा आ सकती है, ठीक है, लेकिन योगी नहीं आएंगे। ये एक शायर की बद्दुआ है। अच्छा। बद्दुआ में बहुत ताकत होती है। जैसे दुआ जो है वो वायरलेस का काम करती है, वैसी बद्दुआ भी करती है। उन लोगों को सताया बहुत है और आइंदा भी सताएंगे, तो वो नहीं आएंगे। डर का माहौल दिख रहा है। हाँ, वो नहीं आएंगे तब फिर आप आइएगा, हम आपसे फिर बात करेंगे। अच्छा। नहीं, डर का माहौल नहीं, नुकसान का माहौल है। देखिए, डर जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो हुकूमतें तो मोहब्बत पैदा करती हैं ना, खुशी का माहौल पैदा करती हैं। ये अब्बा जान, भाई जान, तालिबान, ईदगाह, कब्रिस्तान करने से फायदा क्या? इससे कोई मकसद नहीं हो सकता है। अब मालूम हुआ कि साहब वो जिन्ना, आप ये सोचिए कितनी शर्म की बात है कि एक तो जिन्ना यादव नहीं था। अगर अखिलेश यादव ने नाम ले लिया तो जिन्ना एक तो यादव नहीं था। आप अखिलेश के कंधे पर बंदूक रखकर आप मुसलमानों को गालियां देना चाहते हैं। जिन्ना तो मुसलमान था ना, इसका मतलब आप मुसलमान को कहना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि जो नई नस्ल है, हमारे 20 बरस, 22 बरस, 25 बरस के बच्चे हैं, वो हमसे पूछते हैं कि दादा या नाना या नानू हुआ जिन्ना। अब मैं उसे क्या बताऊं कि जिन्ना कौन था या क्या हुआ था, इतिहास के पन्नों में क्या छुपा है, क्या नहीं छुपा हुआ है। हम उसको क्या, हम बच्चों को हम कैसे बताएं कि जिन्ना का इतिहास तो हमें भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम जो पैदा हुए थे ये मुल्क बढ़ चुका था, तो हमने भी जिन्ना को नहीं देखा था। तो हम अपने पोतों को क्या बताएंगे कि जिन्ना क्या था। लेकिन पता नहीं वो मठ में रहता था या मठ में उनसे मिलने आता है ख्वाब में जिन्ना। उन्हें जिन्ना याद है, हमें तो जिन्ना याद नहीं है। लेकिन फिर यही जिन्ना हो या फिर 80-20, मतलब कि ऐसे इश्यूज क्यों आते हैं कि ये चुनाव जो है 80 वर्सेस 20 का है? देखिए, बिल्कुल 80 और 20 का है, लेकिन योगी जी को ये मालूम होना चाहिए कि जब हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था, उस वक्त में 1990 में मैं जब पाकिस्तान पहली बार मुशाहरे में गया था, तो जब मीडिया ने मुझसे ये पूछा था, और ये ज़माना वही था 90, 91, 92 का ज़माना था, तो मुझसे वहाँ मीडिया ने घेर लिया और कहा, राणा साहब आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, डर नहीं लगता है? वहाँ आपको अजान देने से रोका जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि एक बात आप याद रखिए कि हम 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहते हैं। दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं है। और मैं आज भी यही कहता हूं कि मुझे ये फख्र है कि उस वक्त 80 करोड़ रहे होंगे, आज 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में मैं रहता हूं।
तो मुझे डर नहीं लगता है, इसलिए कि मेरी हिफाजत यही हिंदू करते हैं। पाकिस्तानी नहीं आ जाते हैं, फरिश्ते नहीं आ जाते हैं, कोई नहीं आता है। यही हिंदू अगर हमें सताता है तो यही हिंदू हमें बचाता भी है। तो हम दोस्तों के बीच में रहते हैं। ये नफरतों की पिचकारी होली की तरह आती है फिर चली जाती है। आप देखें, होली के ज़माने में बहुत लोग रंग में डूबे हुए मिलते हैं, उसके बाद तो रंग नहीं रह जाता है। तो ये नफरत का रंग है, इसकी उम्र बहुत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ ये है कि ये नफरत शायद पता नहीं किन हालात में पाकिस्तान बना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये नफरत जो है ये हिंदुस्तान को नुकसान कर रही है। और ये अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान मुसलमान बना लेंगे, नहीं, ये नफरतें हिंदुस्तान में कहीं हिंदुस्तान कर देंगी, कहीं दलित, कहीं पंडित, कहीं बैकवर्ड, कहीं। ये क्या मतलब हुआ इसका साहब? आप ये एक गुलदस्ता है, इसको गुलदस्ते की तरह रखिए आप। इसको आप टुकड़े टुकड़े नहीं, आप इसको गोभी का फूल बना के इसको टुकड़े टुकड़े करके सब्जी ना बनाएं इसकी। ये गुलदस्ता है, गुलदस्ता सजाने के लिए होता है। और हिंदुस्तान हमेशा एक गुलदस्ते की तरह रहा है। इसको अलग अलग करके गोभी का फूल ना बनाइए, इसे खाइए मत, इसे बर्बाद मत कीजिए। सही कहा। लेकिन आपने तो बहुत नेताओं से मिले हो। सोनिया गांधी ने सुना है कि अपने घर में कुछ आपकी हमने भी सुना, हम कभी उनके घर नहीं गए। हालांकि ये उनका बड़प्पन है कि हमारी माँ के इंतकाल पर वो रायबरेली आई थी और मेरे घर पे वो पुरसा देने के लिए भी जो शोक संदेश के साथ वो खुद आई थी वो। तो जिस जमाने में हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने का, उस दिन हम भिवंडी में थे, बम्बे किसी मुशायरे में गए थे। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि साहब वो कल तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी सोनिया गांधी। तो मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कि सोनिया गांधी बनेंगी नहीं, वो इनकार कर देंगी। अच्छा। तो खैर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया। अब उन सब दोस्तों ने भिवंडी में मुझे घेर लिया। वो समझे कि या तो मैं बहुत बड़ा भगवान के करीब हूं कि मुझे पता चल गया, या मैं कांग्रेस के इतने करीब हूं कि मुझे पहले से मालूम था कि सोनिया गांधी विल रिफ्यूज। तो उन्होंने कहा कि कैसे राणा साहब आपको मालूम हो गया कि सोनिया गांधी मना कर देंगी? तो हमने कहा देखिए, एक बात समझ लें आप कि मैं जिस शहर का रहने वाला हूं वो रायबरेली है। मैं उस शहर का बहुत मामूली सा आदमी हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं बड़े बड़े सम्मान के लिए इनकार कर देता हूं। तो वो तो हमारे यहाँ की फर्स्ट लेडी हैं। अच्छा। और हमारे रायबरेली की मिट्टी ऐसी है कि जहां मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के दिए हुए सम्मान को कबूल नहीं किया था, बल्कि उल्टा ये सवाल किया था एक दोहे में कि जब वो हंस दिया था शेरशाह सूरी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने उससे पूछा था एक मुक्तक के जरिए, एक दोहे के जरिए, कि तू मुझे देख के हंस रहा है या कुम्हार को देख के हंस रहा है, यानी मुझे बनाने वाले को। और वो दरबार से वापस चले आए थे। तो हमने कहा कि नहीं, फिर इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को वापस कर देना चाहिए। तो मैंने उन दोस्तों से कहा कि देखिए, वोटर तो हमेशा हम प्राइम मिनिस्टर या सुपर प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, लेकिन वो रिफ्यूज कर देंगी। वही हुआ भी। तो जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि इस मुल्क में 120 करोड़ उस जमाने में लोग हुआ करते थे शायद। मैंने कहा 120 करोड़ लोग इस बात के दावेदार हैं कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन अगर त्याग की, बलिदान की, इनकार की, रिफ्यूज करने की जरूरत आ जाएगी तो फिर हमें बाहर से आदमी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इनकार करने वाले मेरे यहां नहीं रह गए। अच्छा। तो मुझे वो अदा, मुझे सोनिया गांधी की एक शायर की हैसियत से अच्छी लगी। ये किसी की भी अच्छी लग सकती है अदा। तो मैंने कुछ शेर कहे। तो जब मैंने वो शेर कहे तो मेरे एक दोस्त ने, प्रताप तो मुंशी, वो अमर उजाला में हुआ करते थे, मैंने उनको सुनाया। उन्होंने अपने बॉस से, जो शशि शेखर साहब हैं, उनसे फ़ोन करके उनसे बात की और कहा, राणा साहब इसको पूरी कीजिए, इस कविता को, हम इसको अखबार में छापेंगे। तो खैर मैंने पूरी की, वो छप गई। वो बाद में मुझे किसी ने बताया कि वो सोनिया जी के ड्राइंग रूम में या लाइब्रेरी में नज्म लगी हुई है, मैंने देखी नहीं। लेकिन वो नज्म ऐसी है कि उसे लगना चाहिए, कहीं भी लगना चाहिए, इसलिए कि उसमें मैंने सोनिया गांधी पे नज्म नहीं लिखी, मैंने एक बहू पे नज्म लिखी। मैंने उस लड़की पे लिखी जो अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे के घर में आके शामिल हुई। तो उसका शीर्षक भी यही है
मेरे दरवाजे पे लिख दो यहाँ माँ रहती है, मेरे दरवाजे पे लिख दो यहाँ माँ रहती है। तो मैं उसके कुछ शेर मैं आपको सुना देता हूँ, मुझे पूरे तौर पे याद नहीं है, मैं आपको सुना देता हूँ जी, पढ़कर सुना दीजिएगा। एक बेनाम सी चाहत के लिए आई थी, यानी ये पूरी जो कविता है इसमें आप यूं समझ लेंगे पूरी कविता में सोनिया जी खुद बोल रही हैं। अच्छा, यानी एक औरत खुद बोल रही है। ओके। हाँ, उसमें शायर कहीं नहीं बोल रहा है। शायर का रोल सिर्फ ये है कि शब्द उसके हैं। अच्छा, लेकिन जो जज्बात हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो दुख है, जो विपता है, जो कहानी है, वो एक औरत की है। वो सोनिया गांधी भी हो सकती है, लेकिन ये नज्म सोनिया गांधी ने जब प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार कर दिया था तभी मैंने कही थी। अच्छा। एक बेनाम सी चाहत के लिए आई थी, आप लोगों से मोहब्बत के लिए आई थी, मैं बड़े बूढ़ों की खिदमत के लिए आई थी, कौन कहता है हुकूमत के लिए आई थी। शजरे रंगो गुलो बू नहीं देखा जाता, शक की नजरों से बहू को नहीं देखा जाता। शजरे रंगो गुलोबू नहीं देखा जाता, शक की नजरों से बहू को नहीं देखा जाता। नफरतों ने मेरे चेहरे से उजाला छीना, जो मेरे पास था एक चाहने वाला छीना। सर से बच्चों के मेरे बाप का साया छीना, मुझसे गिरजा भी लिया मेरा शिवाला छीना। अब ये तकदीर तो बदली भी नहीं जा सकती, मैं वो बेवा हूं जो इटली भी नहीं जा सकती। मैं वो बेवा हूं जो इटली भी नहीं जा सकती। अपने घर में ये बहुत देर कहाँ रहती है, अपने घर में ये बहुत देर कहाँ रहती है। घर वही होता है औरत का जहां रहती है, लेके तकदीर जहां जाए वहां रहती है। मेरे दरवाजे पे लिख दो यहाँ माँ रहती है। सब मेरे बाग के बुलबुल की तरह लगते हैं, सारे बच्चे मुझे राहुल की तरह लगते हैं। सब मेरे बाग के बुलबुल की तरह लगते हैं, सारे बच्चे मुझे राहुल की तरह लगते हैं। और इसमें है कि आग नफरत की भला मुझको जलाने से रही, ये सियासत मुझे इस घर से भगाने से रही। छोड़कर सबको मुसीबत में तो जाने से रही, उठ के ये मिट्टी तो इस मिट्टी से जाने से रही। मैं अगर जाना भी चाहूं तो न जाने देगी, अब ये मिट्टी मेरी मिट्टी को न जाने देगी। अब ये मिट्टी मेरी मिट्टी को न जाने देगी। मेरी आंखों की शराफत में यहाँ की मिट्टी, मेरे जीवन की मोहब्बत में यहाँ की मिट्टी, मेरी कुर्बानी की ताकत में यहाँ की मिट्टी, टूटी फूटी सी इस औरत में यहाँ की मिट्टी। कोख में रख के ये मिट्टी उन्हें धनवान किया, कोख में रख के ये मिट्टी उन्हें धनवान किया। मैंने प्रियंका और राहुल को भी इंसान किया, मैंने प्रियंका और राहुल को भी इंसान किया। और शेर यह है कि राम का देश है, नानक का वतन है भारत। राम का देश है, नानक का वतन है भारत। कृष्ण की धरती है, गौतम का चमन है भारत। मीर का शेर है, मीरा का भजन है भारत। जिसको हर एक ने सजाया है वो दुल्हन है भारत। खुद को एक रोज इसी मिट्टी में बोना है मुझे, मर के भी चैन से भारत में ही सोना है मुझे। मर के भी चैन से भारत में भी सोना है मुझे। और आखिरी ये जो हैं, जब अगर जैसे राजीव गांधी हमारे भाई की तरह हुए तो हम, सोनिया गांधी हमारे लिए भाभी की तरह हुई हैं, हर हिंदुस्तानी के लिए भाभी की तरह हुई, तो हम, हमारी हैसियत लक्ष्मण की तरह हो गई। तो एक बंद ये आता है कि फूल मुझको मेरे बचपन की तरह लगते हैं, पेड़ जितने भी हैं चंदन की तरह लगते हैं, सारे चेहरे मुझे दर्पण की तरह लगते हैं। भारतीय सब मुझे लक्ष्मण की तरह लगते हैं, भारतीय सब मुझे लक्ष्मण की तरह लगते हैं। जानती हूं कि मैं सीता तो नहीं हो सकती, लेकिन इतिहास के पन्नों में नहीं खो सकती। जानती हूं कि मैं सीता तो नहीं हो सकती, लेकिन इतिहास के पन्नों में नहीं खो सकती। और ये आखिरी 4 लाइनें हैं जिसमें कहीं हमने किसी कैरेक्टर का नाम नहीं लिया, न राजीव का, न प्रियंका का, न राहुल का। और यही शायरी का हुस्न है। आप तो जो एक सवाल ये उठता था एक जमाने में कि राजीव गांधी की डेथ के बाद कि ये भाग जाएंगी, चली जाएंगी, फरार हो जाएंगी, ये है वो है, उस नज्म भी उसी जमाने की है। तो ये है कि आप लोगों का भरोसा है जमानत मेरी,
अच्छा, आप लोगों का भरोसा है जमानत मेरी, धुंधला धुंधला सा वो चेहरा है जमानत मेरी, आपके घर की ये चिड़िया है जमानत मेरी, आपके भाई का बेटा है जमानत मेरी, आप लोगों का भरोसा है जमानत मेरी, आप धुंधला धुंधला सा वो चेहरा है जमानत मेरी, आपके घर की ये चिड़िया है जमानत मेरी, आपके भाई का बेटा है जमानत मेरी, और है अगर दिल में किसी के कोई शक निकलेगा, जिस्म से खून नहीं सिर्फ नमक निकलेगा। वाह, बहुत खूबसूरत। आपने एक महिला का, एक औरत का जो संघर्ष है पूरा, ये जो संघर्ष है इसमें से दिखाई देता है, वो बेटी हो, बहू हो या फिर। हाँ, जाहिर सी बात है कि अव्वल तो हाँ इसमें यही है कि इसमें एक औरत का जो दर्द होता है, जो विधवा भी हुई, जो अपना घर बार भी छोड़ी, जैसे उसमें शेर है ना कि अब ये तकदीर तो बदली भी नहीं जा सकती, मैं वो बेवा हूं जो इटली भी नहीं जा सकती। तो फिर उस पर लोगों ने कहा था वो होगा कांग्रेस ही, हमारा हालांकि हमने संघर्ष ही कर रही है, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सोनिया के भरोसे ही कांग्रेस थे, अब राहुल गांधी जो है वो कमान संभाली हुई, प्रियंका गांधी भी लड़ रही है। नहीं, मजे की बात यह है कि जैसे इससे हटकर आप देखें कि जो आता है कमाने के लिए आता है। अच्छा। इतनी तलाशी ली गई इन लोगों की, इनके यहाँ से निकला क्यों कुछ नहीं। कम से कम 200 करोड़ की जगह होगी आनंद भवन इलाहाबाद में। अच्छा। वो भी उन्होंने हुकूमत को दे दिया, मुल्क को दे दिया उन लोगों ने। तो ये इल्जाम तो आ ही नहीं सकता कि भाई शुरू में ये था कि साहब उनकी दौलत यहाँ है, उनकी दौलत वहाँ है, उनकी दौलत वहाँ है। लेकिन हम सोचते हैं कि उनके पास जितनी दौलत है आज के ज़माने में, उतनी दौलत तो एक MP के पास है, एक सांसद के पास है। दौलत ही दौलत है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप सोचिए कि जिस औरत ने अपने शौहर की लाश देखी हो, जिस औरत ने अपनी सास की लाश देखी हो, जिस औरत ने अपने बच्चों को बिल्कुल जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपा के रखती वो पाला हो, आप अगर उस पर कोई लांछन लगाते हैं, कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इसका मतलब है आप हिंदुस्तान की सभ्यता को माँ की गाली दे रहे हैं। और दुनिया में किसी को भी माँ की गाली देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सही कहा। आखिरी सवाल की, अभी जो यहाँ का चुनाव है वो अलग मोड़ पे आ गया, अब लखनऊ में है या फिर सभी जगह पे है। क्या लगता है कि क्या इसका असर जो है वो लोगों में, क्योंकि बहुत से लोगों से आप मिल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं, जो एक पॉइजन है बहुत दिमाग में और मन में घुल गया है। ये तो जाते जाते जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। जैसे कोरोना का असर है, ये बहुत दिन लगेंगे इसके जाने में, जहनों पर कोरोना छाया हुआ है। उसी तरह से नफरत भी बहुत वो हमारा कोई शेर है कि शक्कर फिरका परस्ती की तरह रहती है नस्लों तक, ये बीमारी करेले और जामुन से नहीं जाती। तो जैसे शुगर जो है ये सब जनरेशन टू जनरेशन जाती रहती है, उसी तरह नफरत का मामला भी यही है, इसमें बहुत वक्त लगता है और इसी में मुल्क बर्बाद होते हैं, मुल्क के लोगों को नुकसान होता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये हिंदुस्तान की बदनसीबी है कि जो मोहब्बतों का मुल्क कहलाता हो, जिसमें हर सदी में कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई संत, कोई ना कोई सूफी पैदा हुआ हो, उस देश में अगर नफरत का प्रचार इस तरह किया जाए तो ये बहुत अफसोस की बात है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि सभी चीज़ें, वो मोदी हो, सोनिया गांधी हो, योगी हो, या फिर जो अभी उत्तर प्रदेश में हिजाब से लेकर हर चीज़ों के ऊपर आपने बयां किया है, हम तो चाहेंगे कि आप जब अगला कोई भी मुशायरा हो तो उस मुशायरे में आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, जब तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और मुशायरे का माहौल भी नहीं है, हालात जैसे हो गए, तो इसमें शेर कहने के लिए भी तो माहौल चाहिए ना। आपको, लेकिन आपके शेर सुनते हैं लोग। हाँ, मतलब ये कि मुझे खुद, अब मैं शायर ही हूँ। मैंने अर्ज किया कि मैं शायरी की तरह मरना भी चाहता हूँ। मुझे सियासत से कभी दिलचस्पी नहीं रही, वरना मतलब ये है कि जितने हम टैलेंटेड हुआ करते थे तो हम खुद मिनिस्टर हो जाते। लेकिन हमारी तो दिलचस्पी का सामान नहीं है ये।
अच्छा, एक और एक प्रश्न है कि बेटी चुनाव में खड़ी हुई है, तो बच्चे के लिए आप प्रचार या फिर ये नहीं करेंगे? नहीं, हम तो गए ही नहीं। भाई देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत मशहूर कहानी है कि एक शख्स था, एक किसान था, उसकी कई बेटियां थीं। तो एक बेटी जो थी वो उस बेटी की ससुराल गया, तो वो उसका दामाद था, किसान था। तो उसकी लड़की ने कहा कि बाबा दुआ करना कि बारिश हो जाए, तो जल्दी से फसल अच्छी हो जाए हम लोगों की। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम दुआ करेंगे। फिर वो दूसरी बेटी के यहाँ गया, तो वो कहने लगी कि बाबा हमारे मियाँ कुम्हार का काम करते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो दुआ करना बारिश ना होने पाए, नहीं बर्तन सब टूट जाएंगे। तो मेरा मामला भी यही है, एक बेटी समाजवादी में है, एक बेटी कांग्रेस में है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई चलो चलते हैं, मोदी जी से कहते हैं कि आप इन्हें भी टिकट दे दीजिए, तो ये भाजपा में आ जाए, तो कम से कम ऑल इंडिया पार्टी हमारे ही घर में रहे। हाँ, तो बाकी ये है कि वो ठीक, हम लोगों का शौक है। वो मेरे उस्ताद का शेर है, बेटियों के लिए भी है कि मेरी दुआ है कि तू खुश रहे, फले फूले, मुझे हिसाब नहीं चाहिए, हिसाब न दे। सही कहा। लेकिन वो बच्चों के बारे में है, लेकिन ये सत्ता जो होती है, सरकार जो होती है, मुख्यमंत्री होती है, उनको तो हिसाब देना पड़ता है जनता को। कहाँ हिसाब देते हैं? अब तो जनता में हिसाब ले रहे हैं, अब कोई हिसाब नहीं देता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुनव्वर राणा, और जो इन्होंने कहा है कि नफरत जो है एक बीमारी है, और आशा करेंगे, अपेक्षा करेंगे इस बीमारी का इलाज भी जल्दी निकला जाए। पाहावं लागणार आहे की जे धर्माचं गारुड प्रत्येक इथल्या मतदारावर आहे ते मतपेटीमध्ये कितपत परिवर्तित होतं, डेव्हलपमेंट विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान होतं की पुन्हा एकदा धर्माकडे कौल जातोय। कॅमेरामॅन राजेश रामराज शिंदे, झी मीडिया, लखनौ। सह्याद्रीची उंची म्हणजे